हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, जो आज का वीडियो होने वाला है ये आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला, क्योंकि यह एक विद्युत धारा के ऐसे टॉपिक है जहां से हर साल बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये चीज को हम इतना आसान से, इतना अच्छे तरह से इसको एक्सप्लेन करके आपको बताने का प्रयास करेंगे ताकि आप इसको याद कर सकते हैं, आपका माइंड में छप जाएगा। शायद आज से पहले आप ऐसे कभी नहीं पढ़े होंगे इस फ्लेमिंग से जुड़े हुए, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का दहिना हाथ का नियम, या मैक्सवेल से जुड़ा हुआ जो नियम पूछा जाता है बोर्ड का एग्जाम में। तो आज से पहले आप लोगों को रटना पड़ता होगा, लेकिन हम ये गारंटी लेते हैं तो आज का वीडियो देखने के बाद आप लोगों को लगेगा तो शायद इतना आसान से हम बोर्ड एग्जाम में लिख सकते, पहले तो शायद हो सकता था। तो बात करते हैं, तो पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्लेमिंग का या मैक्सवेल का नियम को जानने से पहले हम 3 वैज्ञानिक का नाम पहले यहाँ पर लिख चुके हैं पहले से। पहला जो वैज्ञानिक का नाम है वो क्या नाम है? ओस्टेड। क्या नाम है इसका? ओस्टेड। और ओस्टेड को कहीं कहीं पर ओरेस्टेड भी होता है, ओरेस्टेड या ओस्ट्रेड भी बोलते हैं। यानी नाम से मतलब नहीं है इनका, नाम समझ लेना है तो आप ओस्टेड बोलिए, ओस्ट्रेड बोलिए या ओरेस्टेड बोलिए, बात बराबर है यहाँ पर। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? ओस्टेड नाम है। एक वैज्ञानिक का यहाँ पे लिए हैं जो बायो एंड सेवर। ये दोनों क्या है? दोनों वैज्ञानिक है। एक का नाम क्या था उनका? बायो, और एक का नाम क्या है? सेवर। और इसी प्रकार एक तीसरा वैज्ञानिक का नाम लिए हैं जिनका नाम क्या है? फेराडे। शायद इनका नाम आप लोग सुन चुके होंगे। ये दो वैज्ञानिक का नाम यहाँ पर आप लोगों के लिए शायद नया हो सकता है, लेकिन इनका भी योगदान फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बात करते हैं ओरेस्टेड ने क्या बताए थे। इन्होंने बताए थे तो अगर हम उसको किसी क्षेत्र में उसको क्या प्रवाहित कर रहे हैं, यानी हम अगर किसी तार से किसी विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हैं तो उस चालक तार के चारों तरफ क्या बताया था ओस्टेड ने अपना नियम के अनुसार? तो अगर किसी तार के धारा प्रवाहित हो रहा है, अगर किसी तार में, चालक तार में धारा प्रवाहित हो रहा है तो उस चालक तार के चारों तरफ एक चुंबकीय बल उत्पन्न होगा। एक किसने बताया था? ओस्टेड ने बताया था। यानी ओस्टेड ने क्या बताया? इन्होंने क्या बताएं कि अगर किसी तार से उसमें से क्या हो रहा है? विद्युत प्रवाहित हो रहा है या विद्युत प्रवाहित की जाए तो उसके चारों तरफ जो है वायर में वो क्या उत्पन्न होगा? उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। एक किसने बताए? ये ओस्टेड ने बताया। यानी अगर आप लोगों से पूछा जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में किसने बताया? चुंबकीय क्षेत्र के बारे में किसने बताया? तो ओस्टेड ने बताया। क्या बताया? तो अगर किसी चालक से विद्युत प्रवाह होती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है, यानी होगी। यानी अगर चालक से विद्युत प्रवाहित हो रहा है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय बल उत्पन्न होगा ही होगा। ये किसने बताया? ओस्टेड ने बताया। लेकिन बात यहाँ पर ओस्टेड ने एक बात बताना भूल गए। वो बताना भूल गए तो आखिर जो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो चालक तार के किस ओर होगा? दाएं से बाएं होगा तो बाएं से दाएं होगा, ऊपर की ओर होगा, नीचे की ओर होगा, चालक के विपरीत ओर होगा या चालक की दिशा में होगा। यानी एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताना ये भूल गए। तो इन्हीं के नियम को बाद में सही साबित करते हुए मैक्सवेल ने अपना दक्षिण पेचकस का नियम के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के बारे में बताया। यानी जो आप लोग यहाँ पर मैक्सवेल का नियम पढ़ते हैं, दक्षिण पेचकस का नियम पढ़ते हैं या दक्षिणावर्ती पेचकस का नियम पढ़ते हैं, ये नियम है क्या? तो ये ओरेस्टेड द्वारा बताया गया जो नियम था, उसी नियम में केवल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताया गया। बात हम बारी बारी से ये भी करेंगे तो आखिर जो मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेचकस का नियम है वो क्या बताता है। अभी हम केवल यही बताना चाह रहे हैं। तो आखिर ओरेस्टेड का, बायो एंड सेवर्ट का और फेराडे का फिजिक्स में क्या योगदान है, बाद में हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग के बारे में और मैक्सवेल के बारे में। तो इस वीडियो में आपको हम इतना जानकारी आप लोगों को हम दे चुके हैं। तो आखिर मैक्सवेल का नियम आया कहां से?
तो मैक्सवेल का नियम कहां से आया? तो ओरेस्टेड द्वारा जो नियम दिया गया था, जिसमें बताया गया था क्या, तो अगर किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगी, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगा इन्होंने नहीं डिफाइन किया था और नहीं बताया था। तो आगे जाकर मैक्सवेल ने अपना दक्षिणावर्ती पेचकस का नियम में क्या बताया, तो अगर किसी चालक का चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगी तो उसका दिशा किधर हो, यानी इन्होंने इसी को मॉडिफाई करके इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में जानकारी दिया। यानी मैक्सवेल के नियम से क्या मालूम चलता है? मैक्सवेल के नियम से हमको मालूम चलता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलता है। एक किसके नियम से द्वारा? मैक्सवेल के नियम के द्वारा। अब हम बात करते हैं बायो एंड सेवर्ट के द्वारा क्या बताया गया। तो बायो एंड सेवर्ट के नियम में इन्होंने बताया, तो अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में, यह एक प्रकार का चुंबक है जिसका ए है नॉर्थ पोल और ए है क्या, साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल और ए क्या है, एक चुंबक है। तो इस चुंबक के बीच में एक चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होगा। तो इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर धारा प्रवाहित होती है, बायो एंड सेवर्ट ने क्या बताया, तो अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारा प्रवाहित होती है, तो अगर इस पर जो धारा का जो चालक में प्रवाहित हो रहा है, तो इस पर एक क्या उत्पन्न होगा, एक बल लगेगा जो चुंबकीय बल होगा। क्या होगा? चुंबकीय बल। यानी इन्होंने अपना नियम में क्या बताया, किसका नाम बताया, इन्होंने चुंबकीय बल के बारे में बताया। चुंबकीय बल को संकेत में हम क्या बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं एक मैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हैं। तो इन्होंने क्या बताया, कोई बोलेगा बायो एंड सेवर्ट का नियम क्या है, तो बायो एंड सेवर्ट के नियम के द्वारा अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस पर एक विशेष प्रकार का चुंबकीय बल लगता है। यही क्या था, यही बायो एंड सेवर्ट का नियम है। तो बायो एंड सेवर्ट के नियम में हम लोग क्या पढ़े, तो चुंबकीय बल काम करता है कब, जब चुंबकीय क्षेत्र के बीच में अगर कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इन्होंने पहले क्या बताया, तो एक चुंबकीय क्षेत्र में अगर धारा प्रवाहित होती है तो क्या चुंबकीय बल काम करेगा। और ओरेस्टेड के अनुसार क्या मालूम था, अगर किसी धारा को अगर किसी चालक तार से प्रवाहित हो रही है तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा चारों तरफ। अब हम बात करते हैं, तो इन्होंने बताना एक बात भूल गए थे, तो आखिर जो इस पर चुंबकीय बल लगेगा तो वो बल लगेगा कैसे, किस दिशा में लगेगा, तो इन्होंने चुंबकीय बल की दिशा बताने के लिए भूल गए थे, जिसको बाद में फ्लेमिंग ने अपना बाएं हाथ के नियम के अनुसार चुंबकीय बल की दिशा को बताया। तो बात करते हैं, तो इसमें हो रहा है क्या, इसमें आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जो एक वैज्ञानिक ने कुछ जानकारी दिया उसमें से जो कुछ बच गया, अधूरा जो जानकारी था उसको पूरा कर कर अपना वैज्ञानिक ने अपना कुछ नियम दिए हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ओरेस्टेड द्वारा अधूरा जो जानकारी था उसको पूरा करके मैक्सवेल ने अपना दक्षिणावर्ती पेंचकस का नियम दिया। बाद में जाकर बायो एंड सेवर्ट ने अपना जो नियम दिया, उस नियम में अधूरा ज्ञान क्या था, चुंबकीय क्षेत्र के उसमें दिशा, चुंबकीय बल की दिशा नहीं था। तो चुंबकीय बल की दिशा किसने बताया, फ्लेमिंग ने, और उसका नाम क्या दिया, अपने फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम यानी बायां हाथ का नियम। अब बात करते हैं फैराडे के बारे में। तो फैराडे ने यहाँ पर क्या बताया, तो अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में, अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली को घुमाया जाता है, ये क्या है, एक दो चुंबक है और एक चुंबक के बीच में एक कुंडली को घुमाया जा रहा है, ये क्या है, ये है कुंडली, क्या है, एक कुंडली। तो फैराडे ने क्या बताया, तो अगर किसी चुंबक के बीच में किसी कुंडली को घुमाया जाता है, किसी कुंडली को तेजी से क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, तो उसमें जो गति हो रहा है कुंडली का, इस गति के कारण एक धारा उत्पन्न होगा जिसका नाम प्रेरित धारा दिया। क्या नाम दिया, प्रेरित धारा। यानी प्रेरित धारा का खोज किसने किया, प्रेरित धारा। तो प्रेरित धारा के बारे में कौन बताया, फैराडे ने बताया। कैसे बताया, बोला कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में किसी कुंडली को तेजी से घुमाया जाता है तो कुंडली के घुमाने के वजह से, यानी कुंडली के गति के वजह से एक वहां पर धारा उत्पन्न होगा, और वह धारा कौन सा होगा, वो धारा होगा प्रेरित धारा।
लेकिन उसने प्रेरित धारा के दिशा बताना भूल गए थे और बाद में जाकर फ्लेमिंग ने उसी प्रेरित धारा के दिशा को बताकर अपना फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम दे दिया। यानी जो हम लोग फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम और दाहिना हाथ का नियम और जो मैक्सवेल का नियम पढ़ते हैं, कैसे आया एक चीज को आपको शायद कोई बता पाता, तो इस चीज को हम आप लोगों को बताने का प्रयास किए। तो आखिर फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम आया कहां से? तो जो फैराडे साहब ने अपना नियम दिए जिसमें प्रेरित धारा के बारे में बताया, तो प्रेरित धारा का दिशा के बारे में इन्होंने जानकारी नहीं दी। बाद में फ्लेमिंग ने यही प्रेरित धारा को दिशा को बताकर अपना एक नियम प्रदान किया, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम बोलते हैं। यानी फ्लेमिंग ने क्या किया? फ्लेमिंग ने प्रेरित धारा को दिशा को बताया। प्रेरित धारा की दिशा। बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो सर आखिर हम मैक्सवेल का नियम का इस्तेमाल कब करेंगे? फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम कब लगाएंगे या फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम कब लगाएंगे? आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, इसमें क्या था। अगर कोई बोलेगा तो दक्षिणावर्ती पेचकस का नियम जो मैक्सवेल का था, इसमें क्या हुआ? तो इसमें इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र बताया। क्या बताया इसमें? चुंबकीय क्षेत्र को किसने बताया? अगर जहां पे चुंबकीय क्षेत्र की बात आ रहा है तो वहां पर दो वैज्ञानिक का नाम आएगा। पहला आएगा ऑस्टेड का, यानी किसका? ऑस्टेड, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र बताया। दूसरा नाम आएगा किसका? मैक्सवेल का, जिन्होंने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताया। एक चुंबकीय क्षेत्र बताया और दूसरा वैज्ञानिक ने क्या बताया? उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में बताया। अगर जहां पर बात आ जाए आप लोगों को चुंबकीय बल के बारे में, तो सबसे पहले चुंबकीय बल के बारे में किसने बताया? बायो एंड सेवर्ट ब्रदर्स ने। और वही चुंबकीय जो बल उत्पन्न होता है, उस बल के दिशा के बारे में किसने बताया? फ्लेमिंग ने बताया। सेम इसी प्रकार से अगर जहां पर फैराडे ने बताया, तो अगर चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी कुंडली को घुमाया जाता है तो एक धारा उत्पन्न होती है जो प्रेरित धारा होती है। तो प्रेरित धारा का भी अगर बात जहां पे आए तो दो वैज्ञानिक का नाम आएगा वहां पर। एक आएगा फैराडे का और दूसरा आएगा फ्लेमिंग का। फैराडे ने प्रेरित धारा के बारे में बताया और इसने क्या बताया? प्रेरित धारा के दिशा के बारे में बताया। इस प्रकार आप लोगों को शायद ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे किसके बारे में? बात करेंगे हम मैक्सवेल के। आखिर जो दक्षिणावर्ती पेचकस का नियम होता है वो क्या होता है, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम होता है वो क्या होता है, उसी प्रकार यहाँ पर जो फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम होता है उसको हम किस तरह से बताते हैं। तो हम इसको पहले एक बात और, अब जो सारा पॉइंट हम जो बताएं, ये सारे पॉइंट को हम थोड़ा सा नोट पॉइंट में लिख देते हैं। शायद आप लोग इसको लिखकर अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा, ताकि मान लेते हैं जो आप फ्लेमिंग का नियम पढ़ेंगे, जहां पर दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम पढ़िएगा, या जहां पर आप लोग मैक्सवेल का नियम पढ़िएगा, तो वहां पे ये सारे पॉइंट जो अभी बताए इसको हम नोट पॉइंट में लिखवा देते हैं। 3 पॉइंट में यहाँ पर हो जाएगा और उसको पढ़कर आप जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा जिसमें फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम को समझाएंगे, फिर बाएं हाथ का नियम को समझाएंगे, फिर मैक्सवेल का नियम को समझाएंगे, तो वहां पर ये सारे पॉइंट आपको वहां पर काम आने वाला है। तो इसको हम साफ करके नेक्स्ट स्लाइड पे बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, इसके चलते हम आप लोगों को पहले से यहाँ पे क्या कर चुके हैं? लिख चुके हैं। बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों का वहां पर क्या बताए थे? तो स्टेट का जो नियम था, स्टेट का नियम क्या था? तो अगर किसी चालक तार से अगर किसी धारा को प्रवाहित की जाती है, तो चालक तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगी, एक स्टेट ने बताया। और बाद में जाकर इसी को मैक्सवेल ने अपना दक्षिणावर्ती पेचकस का नियम में क्या बताया? तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा किधर होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसने बताया? मैक्सवेल ने। उसी चीज को यहाँ पर आप लोगों को हम लिखे हैं, पहले से क्या लिखे हैं? ओस्टेड ने अपने नियम में क्या बताया? तो अगर आप किसी चालक में किसको धारा प्रवाहित करते हैं, तो चालक तार के चारों तरफ एक विशेष प्रकार की चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगी। इसका मतलब क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र तभी उत्पन्न होगा जब किसी चालक से धारा को प्रवाहित की जाती है। तो ये किसने बताया था? ओस्टेड ने बताया था। फिर बाद में जाकर मैक्सवेल ने ओस्टेड के नियम को सही बताते हुए अपना दक्षिणावर्ती पेचकस का नियम में चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के बारे में बताया। तो मैक्सवेल का नियम कब आया? मैक्सवेल का नियम ओस्टेड के नियम के बाद आया, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में बताया गया।
बात करते हैं फिर अगला पॉइंट को, जिसमें हम बताए थे बायो एंड सेवर्ट ब्रदर के बारे में। तो बायो एंड सेवर्ट ब्रदर के बारे में हम क्या बताए थे, तो जो बायो एंड सेवर्ट ब्रदर ने अपने नियम में बताया था, तो अगर आप चुंबकीय क्षेत्र में कहीं भी धारावाही चालक को आप ले जाते हैं, धारावाही चालक को आप क्या करते हैं, रख कर ले जाते हैं, तो उस धारावाही चालक पर जो चालक होगा, जो वायर होगा, जिससे क्या विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उस तार के चारों तरफ एक बल काम करेगा, और उस बल का नाम क्या दिया, चुंबकीय बल दिया। ये किसने बताया था, बायो एंड सेवर्ट ब्रदर ने। तो बायो एंड सेवर्ट ब्रदर में बताया क्या था, तो अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में, अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक को ले जाया जाता है, तो उस धारावाही चालक पर एक चुंबकीय बल काम करता है। तो चुंबकीय बल के बारे में किसने बताया था, चुंबकीय बल के बारे में बताया था बायो एंड सेवर्ट ब्रदर्स का जो नियम था वो बताया था। बाद में जाकर फ्लेमिंग ने इसके नियम को, किसका, बायो एंड सेवर्ट के नियम को सही बताते हुए चुंबकीय बल की दिशा को, जो चुंबकीय बल काम कर रहा था, जिसके बारे में, दिशा के बारे में बायो एंड सेवर्ट ब्रदर ने अपने नियम में नहीं बताया, तो उसने चुंबकीय बल के दिशा को बताते हुए एक अपना नया नियम दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में क्या सीखे हम लोग, हम इसमें सीखे कि चुंबकीय बल की दिशा किधर होती है। मैक्सवेल के नियम में क्या पढ़े हम, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होती है। बाद में जाकर एक बात और, फैराडे के बारे में क्या था, तो फैराडे ने अपना नियम में बताया क्या था, तो अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को घुमाया जाता है, तो यही बात लिखे हैं, तो फैराडे ने अपने नियम में बताया, तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली को रखकर घुमाया जाता है, एक कुंडली को रखकर क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, तो उस चालक के वजह से एक धारा उत्पन्न होती है, जिसको प्रेरित धारा बोल रहे हैं। तो प्रेरित धारा के बारे में किसने बताया, प्रेरित धारा के बारे में बताया था कौन सा, फैराडे ने। और प्रेरित धारा के वजह से वहां पर एक प्रकार का, यहाँ पर जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगा उसमें दिशा नहीं बताया, तो आखिर जो प्रेरित धारा जो उत्पन्न होगी उसकी दिशा किधर होगी, तो बाद में जाकर कौन, फ्लेमिंग ने अपना दाएं हाथ का नियम दिया, और दाएं हाथ के नियम में उसने प्रेरित धारा के दिशा को बताया। तो आप लोगों को यहाँ से क्या सीखने को मिला, आप लोगों को यहाँ से सीखने को मिला, तो आखिर इस पॉइंट में आप लोगों को क्या सीखने को मिला, इस पॉइंट में आप लोगों को सीखने को यही मिला। तो आखिर इसमें क्या मालूम चला, इसमें मालूम चला आप लोगों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मालूम चला। सेकेंड पॉइंट में आप लोगों को क्या मालूम चला, यहाँ पर आप लोगों को चुंबकीय बल की दिशा मालूम चला इसमें, यानी इसमें आप लोगों को चुंबकीय बल की दिशा मालूम चला। और थर्ड पॉइंट में आप लोगों को क्या मालूम चला, तो प्रेरित धारा की दिशा मालूम चला, यानी इसमें आप लोगों को प्रेरित धारा की दिशा मालूम चला। इस प्रकार आप लोगों को यहाँ पर अगर आप लोगों को कोई बोले तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए किसका नियम का उपयोग करेंगे, तो डायरेक्ट बोलना है मैक्सवेल का नियम। कोई बोलेगा आपको चुंबकीय बल की दिशा निकालने के लिए किसका नियम का प्रयोग करेंगे, डायरेक्ट आप लोगों को बोलना है तो जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम जो है उसी का इस्तेमाल करेंगे। कोई बोलेगा प्रेरित धारा की दिशा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम निकालने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार आप लोगों को जो माइंड में कंफ्यूजन बैठा हुआ था, तो आखिर फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम का उपयोग कब करेंगे, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम का प्रयोग कब करेंगे, मैक्सवेल का नियम का प्रयोग कब करेंगे, और ये सारे नियम कब आया, ये सारा नियम के बारे में भी बताएं। यानी इस नियम के बाद हम आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, तो जो हम आप लोगों को डायरेक्ट बताएंगे अगर, तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या है, मैक्सवेल का नियम क्या है, तो शायद आप लोगों को उतना समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ पर हम आप लोगों को कहाँ तक ले गए हैं, आप लोगों को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम और दाएं हाथ के नियम तक ले गए, उसके बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन वहां तक ले गए, मैक्सवेल के नियम तक ले गए। यानी आप लोगों को अगर कोई नदी पार करना है तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर मान लेते हैं किसी शहर के साइड में अगर कोई नदी है, तो किसी शहर के साइड में अगर नदी बह रहा है तो नदी के हमको उस पार जाना है, तो पहले हम लोगों को उस शहर के सारे जो क्रॉसिंग है, सारे सड़क है, उसको पार करके हमको नदी के तट तक जाना होगा, और उसके बाद हम उसमें जो नाव लगी है उस नाव पर बैठकर तभी हम नदी को पार करेंगे। यानी आप लोगों को यहाँ पर हम फ्लेमिंग का नियम, मैक्सवेल का नियम कि आपको एक तट की तरह वहां तक ले जाकर छोड़ चुके हैं।
तो जो अगला इसका बाद वाला जो वीडियो आएगा सेकेंड पार्ट, उस वीडियो में आप लोगों को वहां पर बहुत ही इसी तरह से आसान भाषा में और बहुत ही डायग्राम के मदद से आप लोगों को वहां पर हम फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम और मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेचकस का नियम को बहुत ही आसान भाषा में वहां पर समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप इसको नोट कीजिए और अपने जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।